फिल्म की शुरुआत होती है और हम पहुंच जाते हैं अमेरिका के मैसाचुसेट की एक छोटी सी गांव में, जहां पे हमें एक बी कीपर को दिखाई देता है जो कि मधुमक्खी के छक्के के साथ काम कर रहा था। इसके बाद हमें एक बुरी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम है एलिस पार्कर। दरअसल एलिस पार्कर एक स्कूल टीचर थी और अभी रिटायरमेंट के बाद इस गाँव में आके बिताती है और वो एक NGO का भी काम करती है जो छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करते हैं। और ये जो आदमी बी कीपर था उसका नाम है क्ले। वो एलिस पार्कर के वहाँ पे काम करता है। ये आदमी बहुत ही मेहनती है। तो वो आदमी एक दिन एलिस पार्कर से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं मधुमक्खी की छक्के से जो हनी निकाला है वो हनी आपको शाम को देने आऊँगा। तो एलिस पार्कर की भी बहुत खुश होता है। वो कहते हैं कि बेटा तुम बहुत ही मेहनती हो और तुम ये काम बहुत ही लगन से करते हो। तो इसके बदले में क्ले भी उन्हें कहते हैं कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करना बहुत ही नेक काम है। इसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्ले इस काम को बहुत ही दिल से करता है और मधुमक्खी के छक्के से हनी बहुत ही प्यार से निकाल रहा था। क्ले से बात करने के बाद एलिस भी काम पे लग जाती है और काम करने के दौरान उसके कंप्यूटर पे एक बहुत बड़ा वार्निंग मैसेज आता है जो कि यूनाइटेड डेटा ग्रुप की तरफ से था। एलिस को इसके बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए नीचे दिए गए नंबर पे वो फ़ोन लगाती है और वो फ़ोन जाता है एक कॉल सेंटर पे, जहाँ पे मिकी नाम के एक लड़का उस फ़ोन को उठाता है और वो कहता है कि आपके कंप्यूटर में बहुत बड़ा वायरस आ गया है और इससे आपके सारे डेटा जा सकता है और अगर आप इससे बच सकते हैं लेकिन आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वो मिकी के कहने पे वही सारे ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही एलिस उस ऐप को डाउनलोड करते हैं मिकी उसका कंप्यूटर को हैक कर लेता है और वो देखता है कि उनके अकाउंट में पूरा मिला के करीबन $2 मिलियन है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट। तो इसीलिए अभी मिकी कहता है एलिस को कि आप हमारी बहुत ही एस्टीम कस्टमर है, इसीलिए आपकी सब्सक्रिप्शन हम माफ़ कर देते हैं और इसीलिए $5,000 उसके अकाउंट में भेज देते हैं। लेकिन गलती से 5,000 के जगह में 50,000 आ चुका था। तो मिकी कहता है कि हमारे से गलती हो गई और ये पैसा प्लीज़ हमें रिटर्न कर दीजिए। और जैसे ही एलिस उसको रिटर्न करने के लिए अपने पासवर्ड डालता है तैसे ही मिकी वो सारा पैसा गायब कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि मिकी ये पैसा जानबूझ के डाला था क्योंकि उसे उनके साथ स्कैम करके बैंक का पासवर्ड लेना था। और इधर हम देखते हैं कि एलिस को यकीन ही नहीं होता है कि उसके सारे पैसा गायब हो चुका है और थोड़ी देर में बैंक से भी SMS आ जाता है कि उसके सारे पैसा गायब हो चुका है। वो मानो यकीन ही नहीं कर पाती है। वो अपना चश्मा खोल के बार बार देखती है लेकिन उसमें दिखता है कि उसके सारे अकाउंट्स अभी ज़ीरो बैलेंस हो गया है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो बहुत ही होश गंवा चुकी थी। और इधर हम देखते हैं कि क्ले वो हनी निकाल के अभी एलिस से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन एलिस का घर पूरा अंधेरा था। तो क्ले को कुछ शक होता है और वो किचन जाके एक नाइफ उठा लेता है, लेकिन तुरंत उसके पीछे से उसे एक लड़की उसे गिरफ्तार कर लेती है जो कि एलिस की बेटी थी, जो एक FBI एजेंट भी है। उसका नाम है वेरोनिका। और इधर हम देखते हैं कि एलिस की मौत हो चुकी है। वेरोनिका को लगता है कि ये काम जरूर क्ले ने ही किया है और इसीलिए उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं। और वेरोनिका के जो दूसरे FBI साथी है वो भी वहाँ पे पहुँच चुके थे और वो लोग सारे सबूत को देख के बोलते हैं कि ये एक सुसाइड का केस है, इसमें क्ले का कोई भी खतरा नहीं है। इन वेरोनिका को शक होता है और इसीलिए वो क्ले को पूछता है कि तुम मेरे मम्मी के घर में क्या कर रहे थे। तो क्ले कहता है कि मैं उनको हनी देने के लिए आया था, मैं एक बी कीपर हूँ और उनके फार्म में काम करता हूँ। तो वेरोनिका को फाइनली उन्हें रिलीज़ करना पड़ता है। वेरोनिका फार्म में जाके वो एपीकल्चर के सारे फार्म्स को देखता है और वो आके अपनी मम्मी के कंप्यूटर में देख के पता कर लेता है कि उसकी मम्मी के साथ एक फ्रॉड हुआ है। उसकी मम्मी एक ऑनलाइन फिशिंग की शिकार हो गई है और इसीलिए नेक्स्ट डे वो क्ले के पास आके माफ़ी भी मांगती है और वो कहती है कि उसकी मम्मी का मौत एक सुसाइड नहीं एक कातिल है, क्योंकि उसकी मम्मी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो क्ले कहता है ये कौन है। तो वेरोनिका कहती है कि उन्हें भी ये नहीं पता। 2 साल से ये ग्रुप्स एक्टिव है लेकिन ये लोग उसको तलाश कर रहे हैं, लेकिन FBI उसको ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही सीक्रेटली काम करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। और वेरोनिका कहती है कि ये ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये लोग ओल्ड लोगों को ही टारगेट करते हैं क्योंकि उनको बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और वेरोनिका कहती है कि वो इनको ढूंढ के ही निकालेंगे, वो उनके माँ के कातिल को पैसे भी नहीं छोड़ेंगे।
इसके बाद हम देखते हैं कि क्ले वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो बिजी है बोल के, और वो किसी को फ़ोन लगाता है इस ग्रुप के बारे में पता करने के लिए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्ले पहले बहुत ही बड़े एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, और जहाँ से वो अभी रिटायर हो गया है और एक बहुत ही सिंपल सा लाइफ जी रहा है। क्ले का साथी उसे यूनाइटेड डेटा ग्रुप के एड्रेस देता है, तो क्ले वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन पहुँचते ही उसे वहाँ के गार्ड उसे रोकते हैं, तो क्ले उसे उन्हें बहुत मारता है और मार के वहाँ पे फाइनली पहुँच जाता है कॉल सेंटर ऑफिस में, जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसके बातों पे ध्यान नहीं देता है। वो सबको काम बंद करने के लिए बोलता है, तो सामने की एक आदमी को वो बहुत मारता है। अब एक एम्प्लॉय को मारते हुए देख के बाकी सारे एम्प्लॉय भी काम रोक देता है, तो क्ले कहता है कि इस ऑफिस से ऐसा कोई भी 2 नंबरी काम और आगे नहीं होगा, इस कंपनी का बहुत ही खराब काम करती है। लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं सारे एम्प्लॉय बहुत घबरा जाते हैं और अपना काम बंद भी कर देते हैं, और क्ले सारे कंप्यूटर्स के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम वहाँ पे मिकी आ जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड्स को भी लेके आते हैं, तो क्ले उसे मना करते हैं, लेकिन उसके बॉडीगार्ड जैसे ही उसे रोकने आते हैं तो क्ले सबको बहुत मारता है, और मारने के बाद वो मिकी को बोलता है कि सबको यहाँ से निकालो और इस ऑफिस को वो जला के राख कर देगा, और वो ऐसा ही करता है। वो उस ऑफिस से सबको इनको बाहर कर देता है और पूरे ऑफिस के बिल्डिंग में आग लगा देता है, और कुछ सेकंड के अंदर वो बिल्डिंग पूरा राख बन जाती है। मिकी बाहर आके उसको देखता है और अपने बॉस डेरेक को फ़ोन लगाता है। वो कहता है कि एक आदमी आया था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने पूरा ऑफिस में आग लगा के हमारी 20 मिलियन की ऑफिस को राख में बदल दिया है। तो डेरेक कहता है ये आदमी कौन है? तो मिकी कहता है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तो डेरेक कहता है कि ज़रूर हमने उसके साथ भी कोई स्कैम किया होगा, लेकिन हम तो यंग को स्कैम नहीं करते हैं, तो ये कोई ओल्ड लेडी या ओल्ड पर्सन के रिश्तेदार होंगे। तुम अभी रिसेंटली जिन लोगों को हमने स्कैम किया है उनके रिश्तेदार और उनके रिलेटिव्स के बारे में पता करो, ये उनमें से ही किसी के साथ होगा। डेरेक और भी कहता है कि ये आदमी अभी बहुत खतरा बन चुका है, तो मैं और कुछ आदमी को भेजता हूँ, तुम उस आदमी को ढूंढो और उसे मार डालो। इसके बाद हम देखते हैं कि डेरेक काफ़ी डर गया था, लेकिन वो इस बात को अपनी मम्मी के जो सिक्योरिटी एजेंट है वालेस से बात करता है, क्योंकि वालेस एक CIA रिटायर्ड ऑफिसर है, उसको इसके बारे में काफ़ी जानकारी है। वो वालेस को कहता है कि एक आदमी हमारे ऑफिस को जला दिया, तो वालेस कहता है कि ये सब मामला तुम खुद ही संभालो, वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिकी एलिस के घर तक पहुंच गया है, और वहाँ पे वो क्ले के गाड़ी को भी देख लेता है, उसे सब कुछ पता चल जाता है, और इसीलिए वो फार्म में आके सारे एपीकल्चर को वेस्ट कर देता है, और उसके बाद 4 गुंडा मिलके वो क्ले को मारने आ जाता है, लेकिन क्ले पीछे से आके सारे गुंडे को एक एक करके मार देता है। लेकिन वो मिकी को जान से नहीं मारता है, लेकिन उसका उंगलियों को काट लेता है और मिकी वहाँ से भाग जाता है। और इधर हम देखते हैं कि उस कॉल सेंटर के वहाँ पे पुलिस पहुँच चुका है, वेरोनिका भी वहाँ पे आ चुकी है। वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि इस कॉल सेंटर से बहुत ही ज़्यादा गलत काम होता था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिकी भी भाग के एक पुल के वहाँ पे आ गया है, और वो बॉस को डेरेक को फ़ोन लगाता है। वो कहता है ये आदमी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें पता नहीं ये आदमी कौन है, पर ये आदमी अपने आप को बी कीपर कहता है, और ये आदमी ने अकेले ही हमारे सारे साथियों को मार डाला, ने मेरा उंगली भी काट लिया है। और इसी बात के दौरान ही हम देखते हैं कि क्ले भी वहाँ पे पहुँच गया है, और क्ले मिकी को गाड़ी से बांध के पानी में फेंक देता है, जहाँ पे उसका मौत हो जाता है। और उसके बाद वो मिकी का फ़ोन को लेके डेरेक से बात करता है। वो पूछता है तुम कौन हो, लेकिन डेरेक इसका कोई भी जवाब नहीं देता है। डेरेक उसको धमकाने लगता है कि वो उसका बहुत ही नुकसान कर देगा, लेकिन क्ले इस बात से कोई भी घबराता नहीं है, और वो कहता है कि वो उससे बहुत ही जल्दी मिलने आएगा। अब डेरेक भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे पता चल जाता है कि उसने एक बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया, तो वो वालेस के पास जाता है और वालेस के उस डेरेक बात करने लगता है। बताता है कि ये आदमी मुझे शायद जान से मार देगा, तो वालेस बताता है कि ज़रूर तुमने उसके कोई काम में ऐसे हाथ डाले हो जिसके चलते वो तुम्हारे ऊपर इतना खफा हो गया। मधुमक्खी के छक्के में हाथ डालोगे तो वो तुम्हें काटेगा ज़रूर, तुम ऐसे गलत काम में इन्वॉल्व हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। और ये आदमी अगर तुमको बोला है वो तुम्हें मारेगा, तो शायद वो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है।
तो वालिस कहता है कि अब वो तुमसे कोई बचा नहीं सकता है। तो डेरेक उससे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि तुम मुझे मदद करो। तो वालिस कहता है कि वो उसे मदद करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वालिस CIA डायरेक्टर से बात करता है और उसके बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि पुराना बी कीपर अभी उसके दोस्त को मारने पे लगा हुआ है और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो हेल्प मांगता है तो CIA डायरेक्टर उसको हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो अभी करंट बी कीपर है उस बी कीपर को वो भेजेंगे क्योंकि वो बेस्ट है और वो क्ले से ज़रूर छुटकारा दिला देंगे। वालिस थैंक यू भी कहते हैं कि वो उसका इतनी मदद किए हैं। और इधर हम देखते हैं कि वेरोनिका के टीम वहाँ तक भी पहुँच गया है और उसे मिकी का लाश भी मिल गया है और मिकी के लाशों में से उसके हाथों की उंगली भी नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वालिस को मिलता है CIA डायरेक्टर का फ़ोन। वो कहते हैं कि करंट बी कीपर जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है वो क्ले को मारने के लिए निकल गया है और वो एक पेट्रोल पंप में पहुंच जाता है जहाँ पे क्ले भी था और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गोली चला रहे थे। इतना गोली से आसपास के सारे लोगों की मौत हो जाते हैं और उस एरिया में जैसे गोली की बरसात होती है, लेकिन क्ले फिर भी बच जाते हैं और उसके हाथों में एक मधुमक्खी के छक्के थे और उस छक्के से वो उसको मारते हैं और जहाँ पे सारे शहद उसके बी कीपर के पूरा बॉडी में पड़ जाता है और जिसके चलते थोड़ा सा आग चिंगारी से ही उसके बॉडी पे आग लग जाता है और करंट बी कीपर का बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाता है। और इसके बाद क्ले उस पेट्रोल पंप को भी पूरा जला के राख कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि CIA डायरेक्टर फिर से वालिस को फ़ोन करता है और वो कहता है कि उनके जो करंट बी कीपर थे उसको उसने मार डाला है, जिससे अब वो कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। वालिस इस बात से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्ले ऐसे कैसे कर सकता है, उसने ज़रूर कुछ गलती किया होगा। लेकिन इस बात पे CIA डायरेक्टर कहता है कि अब तुम्हारी प्रॉब्लम तुम खुद जानो, इसमें हम और कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं। और ये बोल के वो फ़ोन को रख देता है। वालिस बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे पता नहीं है अब वो क्या करे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका भी वहाँ पे पहुँच चुकी है उस पेट्रोल पंप में। वहाँ पे वो करंट बी कीपर का डेड बॉडी भी मिल जाता है जिसका उंगली भी क्ले ने काट लिया था। अब वेरोनिका भी सोच में पड़ जाता है कि क्ले ऐसा क्या कर रहा है, उसका मिशन क्या है। अब वेरोनिका को भी पता चल गया था कि कोई साधारण इंसान नहीं है, वो कोई बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है क्योंकि वो जितना साधारण दिखता है ऐसा साधारण उसकी एक्टिविटीज़ है नहीं। अब थोड़ा रिसर्च करने के बाद वेरोनिका को पता चल जाता है कि क्ले बी कीपर नाम के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और ये अमेरिका की सुरक्षा पे काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वालिस को, जिसने एक बहुत ही बड़ा टीम इकट्ठा कर लिए है एक्स मिलिटेंट्स के, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। वो कहते हैं कि वो क्ले को मारने के लिए रवाना कर दिए हैं। वालिस कहता है कि आप लोगों का सामना एक बहुत ही खतरनाक इंसान से होगा और उसे आप देखते ही मार डालो क्योंकि वो बहुत ही जानलेवा है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्ले फाइनली पहुंच गया है बी कीपर के मेन ऑफिस में और वो जितना फिंगर्स इकट्ठा किया है उस फिंगर्स की मदद से उस ऑफिस के लॉक को वो खोल लेता है और इसीलिए वो इसके फिंगर्स को काट रहा था। और इसके बाद वो सारा डेटा को कलेक्ट कर लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन है। उसे पता चल जाता है कि डैनफोर्थ नाम की एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ही इस सारे ग्रुप्स की मेंबर है और ये सारे ग्रुप्स को यही चला रहा है और ये कंपनी डेरिक नाम के उस आदमी का है। के बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका को भी इस केस की सीवियरिटी पता चल जाता है और इसीलिए वो सीनियर FBI को भी इन्वॉल्व करते हैं। वो सारे सीनियर्स को बताते हैं कि ये इस केस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि क्ले एक बी कीपर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थे। तो ये सब सुन के पुराने ऑफिसर्स के भी होश उड़ जाते हैं। वेरोनिका कहती है कि 9 स्टार यूनाइटेड सेंटर पे ज़रूर क्ले कुछ करेगा क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन डैनफोर्थ के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है जिसका मेंबर डेरेक है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 9 स्टार यूनाइटेड सेंटर बॉस्टन पे, जहां पे हम देखते हैं रिको एंडालोज को, जो कि इस पूरे सारे ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर है और इस ऑर्गेनाइजेशन सारे ये जो भी कॉल सेंटर्स है इनको देख रेख करते हैं। यही सेंटर है जो पूरा ये कॉल सेंटर और स्कैमिंग रैकेट ग्रुप्स को चलाते हैं। वहाँ पे वालिस के सारे सिक्योरिटी फोर्स भी पहुँच गया था और वो लोग
रिको को मना करते हैं कि ये सेंटर को बंद कर दे, लेकिन रिको नहीं मानता है। तो डेरेक उनको फ़ोन करके समझाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे क्ले भी पहुँच गया है और वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बोलते हैं कि मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं 83 का नहीं हूँ, मेरा वजन सिर्फ 78 है, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन है। ये सारे ऑफिसर हैरान हो जाते हैं कि जिनको उनकी तलाश है वो उनके सामने खुद आ गया है, वो उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। लेकिन क्ले सभी को एक एक करके सबको मार देता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और एक एक को रफा दफा करके वो फाइनली ऊपर पहुंच जाता है। और वो ऊपर पहुंच के रिको को बताता है कि ये सेंटर को परमानेंटली बंद कर दे, लेकिन उस रिको उस बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करके उसके सामने उसे मारने के लिए आता है, क्योंकि वो 9 स्टार यूनाइटेड ग्रुप के हेड है और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस पूरा काम को ऑपरेट करता है। तो क्ले स्ट्रिक्टली सबको यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन रिको सबको धमकाता है कि अगर कोई भी चला गया यहाँ से तो उसका नौकरी वो ले लेगा और इसीलिए सबको वहाँ पे रुक जाता है। और इधर हम देखते हैं जो ऑफिसर्स नीचे बेहोश होके पड़े थे, अब उन सबको होश आ चुका था और वो लोग ऊपर आ गए थे क्ले को मारने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है, इतने मारपीट में बहुत ज़्यादा सीक्वेंस सीन है। इतने मारपीट के दौरान क्ले को सबको ही पकड़ने आता है, लेकिन क्ले बहुत ही सबको चकमा दे के मारपीट में आगे निकल के वो अपने आप को बचा लेता है। और अभी ये लोग सब लिफ्ट में उसको पकड़ने के लिए आता है, लेकिन क्ले लिफ्ट को गिरा के उनको मार डालता है और फाइनली वो रिको के वहाँ पे पहुँच जाता है और रिको को पूछता है कि ये सब का मास्टरमाइंड कौन है। रिको बिल्कुल जवाब नहीं देता है, तो क्ले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्ले बताता है कि ये जो एलिस पार्कर थे, जिसे वो अपनी माँ की तरह मानते थे, ऐसे मासूम औरत लोगों को भी उन लोगों का शिकार होना पड़ा है और इसकी वजह से उन्होंने अपना जान तक दे दिया और इसीलिए उस लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो फाइनली रिको डेरेक का बारे में बता ही देता है। वो ये भी बताते हैं कि डैनफोर्थ इंटरप्राइज जो काफ़ी सारे सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी इस काम में इन्वॉल्व है। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वेरोनिका और दूसरे FBI एजेंट भी आ चुके हैं और वो भी क्ले को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन क्ले वहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाता है। जाने से पहले वो वेरोनिका को बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी का गुनहगार और कोई नहीं, ये खुद है, ये रिको है, क्योंकि इनके जो स्कैमर ग्रुप है, इनके चलते ही तुम्हारी मम्मी ने अपने आप को मार डाला। और ये बताते हुए क्ले वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसका मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी ग्रुप का जो मास्टरमाइंड है उसे ख़त्म करना ही पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं क्ले वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वेरोनिका के एक साथी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उसे मारते नहीं, वहाँ से निकल जाते हैं। अब वालेस को भी इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वालेस ये सबसे अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तो वो डेरेक को बताता है कि अभी देखो, ये काम हमारे हाथ से निकल चुका है, हम हमारी लेवल से जितना कंट्रोल कर सकते थे कंट्रोल कर लिया, अभी हमें तुम्हारी माँ को ये सब कुछ बताना ही पड़ेगा। अभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि डेरेक की मम्मी और कोई नहीं, ये अमेरिका की प्रेसिडेंट है, उनका नाम है जेसिका। अब डेरेक अपनी मम्मी से बात करता है तो उसकी मम्मी कहते हैं कि ये क्या बात है, तुम हम मुझे डिटेल्स भेजो तो सब कुछ मैं संभाल लूँगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका और उसके साथ ही ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लिंक बिठाने की कोशिश करता है और उन्हें पता चल जाता है कि क्ले किसके पीछे है, क्योंकि डैनफोर्थ और ये जो 9 स्टार यूनाइटेड ग्रुप थे, ये सारे लिंक है। डैनफोर्थ सारी ये डायरेक्ट चलाता है, जो कि काफ़ी सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व है और डैनफोर्थ एंटरप्राइज प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी इन्वॉल्व था। वेरोनिका और उसके साथ ही ये सारी बातें सीनियर FBI ऑफिसर्स को बता देते हैं और इसीलिए डेरेक के लिए सिक्योरिटी का काफ़ी इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि क्ले डेरेक को टारगेट जरूर करेगा। इसके साथ उनको ये भी पता चल जाता है कि डेरेक का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारे सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इन्वॉल्व था और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे भी ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये बहुत दिन से एक्टिव है और ऐसे काफ़ी सारे रैकेट्स ग्रुप को चलाते हैं, जिसमें से स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग भी एक बहुत बड़ा है, जिससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन होता था। लेकिन ये इतना हाई सिक्योरिटी मेंटेन करते थे कि इवन नेशनल पुलिस और FBI के लिए भी उनको ट्रेस कर पाना नामुमकिन हो गया था।
वेरोनिका को पता है कि डेरेक अच्छा इंसान नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे गलत काम और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी के लिए वो डेरेक को प्रोटेक्शन देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं व्हाइट हाउस, जहाँ पे डेरेक अपनी मम्मी के साथ थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन था और इतने हाई प्रोटेक्शन सभी डेरेक के लिए टारगेटेड था, क्योंकि उनको पता था कि क्ले उसे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इधर हम देखते हैं कि वॉलेस एक और आदमी को हायर किया है जिसका नाम है लैज़रस। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसका मेन काम है क्ले को मारना। लेकिन क्ले वहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ पे सारी गाड़ी को सिक्योरिटी चेक हो रहा था, लेकिन एक फूड डिलीवरी कार पे क्ले वहाँ पे आ जाता है। जब वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को वो मार के उसी का कपड़ा पहन के अंदर उनके ग्रुप में घुस जाते हैं, जिससे उनको किसी को भी शक नहीं होता है। और उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स को ड्रेस को खोल के अपना कोट पहन के पार्टी के अंदर आ जाता है। वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग था। क्ले वहाँ पे वॉलेस को भी देखता है और वहाँ पे वेरोनिका भी खड़ी थी। वेरोनिका की नज़र भी क्ले पे पड़ जाता है और वो क्ले को पकड़ने के लिए आ जाती है। वहाँ पे सारे ऑफिसर्स क्ले को पकड़ लेते हैं और पूरा घेर लेते हैं। वहाँ पे लैज़रस भी था, वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो भी उसके धमकाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट और डेरेक से मिलने के लिए FBI डायरेक्टर भी आ जाते हैं और वो उनको बारे में सब कुछ बता देते हैं। FBI डायरेक्टर बता देते हैं कि डेरेक के ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी बहुत ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व था। वो लोग ने काफ़ी ज़्यादा स्कैम किया है, बहुत गरीब लोगों के पैसा उन लोगों ने हड़पा है। ऊपर से डैनफोर्थ एंटरप्राइज ने नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी छेड़छाड़ किया है। डेरेक को सब कुछ पता था, लेकिन उसने ये सब कुछ को होने दिया और ये सारी चीज़ों में नेशनल सिक्योरिटी और अमेरिका की प्रोटेक्शन के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। जेसिका ये सब सुन के हैरान हो जाती है कि उसके बेटे ये सब काम पे इन्वॉल्व थे। जेसिका कहती है कि उसका ड्रीम था कि वो प्रेसिडेंट बन के इस देश के लिए सेवा करे और इस देश को और तरक्की की ओर ले जाए, और उनका अपना ही बेटा उसके इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है, तो वो कहते हैं सबसे माफ़ी मांगेंगे। इधर हम देखते हैं कि क्ले सबको तकमा देके वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा डेरेक के पास आने की कोशिश करता है। और इधर हम देखते हैं कि डेरेक इस बात से बहुत गुस्सा है कि उसकी मम्मी सबके सामने सरेंडर करना चाहती है, सबको सच बता देना चाहती है। वो चाहती है कि सबका पैसा वापस आ जाए, लेकिन डेरेक इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने इस कंपनी को बहुत देर से बहुत मेहनत से लगाया था और इस कंपनी को टूटते हुए वो नहीं देख सकता है। लेकिन डेरेक अपनी मम्मी को समझाता है कि उसे ये सब कुछ कंटिन्यू करना पड़ेगा और उसे क्ले को मार के ख़त्म कर देना है, तो सब कुछ सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन उसकी मम्मी चाहते हैं कि वो माफ़ी मांग के इस चीज़ को रफा दफा करे, और इस बात को लेके डेरेक और उसकी मम्मी के बीच में बहस होने लगता है। वो कहता है कि उसकी मम्मी को उसने बहुत पैसा दिया है कैंपेनिंग के लिए, तो जेसिका भी बताती है उसे ये सब बात बिल्कुल नहीं पता था। इधर हम देखते हैं कि क्ले और लैज़रस में भी बहुत ज़्यादा फाइट होने लगता है। लैज़रस बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान था, लेकिन क्ले के सामने वो टिक नहीं पाता है। क्ले और उन दोनों में बहुत ज़्यादा मारपीट होने लगता है, जो मानो कि दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और खून की प्यासी है। लैज़रस बहुत अटैक करता है, लेकिन क्ले के सामने वो टिक नहीं पाता। फाइनली क्ले उससे छुटकारा मिल जाता है, वो लैज़रस को मार डालता है और वो डेरेक के रूम पे पहुंच जाता है। वहाँ पे वॉलेस आता है और वॉलेस कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम इस पे हाथ मत डालो। लेकिन क्ले वो उसके हाथ को तोड़ देता है और उसकी फिंगर्स को मचोड़ देता है, और उसके बाद क्ले अंदर आता है और वो देखता है कि जेसिका और डेरेक के बीच में बहस चल रहा है और FBI डायरेक्टर भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेरेक ये सब बातों से सुनने के मूड में नहीं है और इसीलिए वो FBI डायरेक्टर को भी शूट कर देता है। और जैसे ही डेरेक क्ले को देखता है, वो जेसिका के पीछे छुप जाता है ताकि वो उसे मार ना पाए। लेकिन क्ले अपने निशानी से डेरेक के सर पे गोली मारता है और उसके बाद वहीं पे वेरोनिका भी पहुंच जाती है और क्ले वहीं से खिड़की तोड़ के भाग जाता है। लेकिन वेरोनिका उसके बिल्कुल पीछे होते हैं, उसके बिल्कुल बंदूक के निशाने पे क्ले होता है, लेकिन वो ट्रिगर नहीं दबाती है और हम देखते हैं क्ले विंडो से निकल के बैल्कनी से जंप करके समुद्र के किनारे पहुंच चुका है। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी आ चुके हैं, लेकिन क्ले स्विम सूट पहन के समुद्र के नीचे खो जाते हैं।
ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्ले समुंदर के नीचे से भाग गया है और वो जिंदा है। और इधर हम देखते हैं कि वेरोनिका उसके ट्रिगर पॉइंट पे क्ले को होने के बाद भी उसे शूट नहीं करती है, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं वो सही कर रहा है। ये थी बी कीपर मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।